नमस्कार, रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको महाराणा प्रताप के बारे में बताया था, जो मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के 54वें शासक और एकमात्र ऐसे शासक जिनको युवराज का खिताब भी दिया गया था। और मैंने आपको महाराणा प्रताप के और अकबर के मध्य में जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था उसके बारे में बताया था। तो आज अपन उसी क्रम में आगे की बात करते हैं। और कौन सा युद्ध था जो महाराणा प्रताप के द्वारा अकबर के विरुद्ध लड़ा गया था, तो अपन चर्चा करते हैं। तो शासक कौन? वही महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो युद्ध आता है दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध। और ये दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 ईस्वी को। कब हुआ? 1582 ईस्वी को। एक तरफ मेवाड़ के शासक कौन? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के साथ में इनके पुत्र कौन? अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह प्रथम। और इधर विरोधी पक्ष में मुगल वंश के शासक, मुगल वंश के जो शासक थे वो कौन थे? अकबर। और अकबर की तरफ से इस युद्ध में कौन गया? सुल्तान खान। कौन गया? सुल्तान खान। तो मैंने आपको बताया है दिवेर के युद्ध के बारे में। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी को लड़ा गया। एक तरफ महाराणा प्रताप और प्रताप के साथ में इन्हीं के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट, और इधर विरोधी पक्ष में अकबर। और अकबर की तरफ से इस युद्ध में गया कौन? सुल्तान खान। तो इन दोनों के मध्य में यह युद्ध होता है। और इस युद्ध में होता क्या है? इस युद्ध में होता क्या है? महाराणा प्रताप इस युद्ध में क्या रहते हैं? महाराणा प्रताप इस युद्ध में क्या रहते हैं? विजयी रहते हैं। यानी इस युद्ध में जीत किसको मिली? महाराणा प्रताप को। और इस सुल्तान खान को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। तो दिवेर के युद्ध के अगर परिणाम की बात करें तो परिणाम की दृष्टि से महाराणा प्रताप इस दिवेर के युद्ध में विजयी रहे और अकबर को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था। और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप द्वारा 54 को अपनी कैपिटल मतलब राजधानी बनाया गया। और 12 वर्षों तक यह राजधानी रही। तो
जब महाराणा प्रताप दिवेर के युद्ध में विजयी रहते हैं तो इस विजय के उपलक्ष्य में चावंड को अपनी राजधानी बनाया जाता है महाराणा प्रताप के द्वारा, और 12 वर्षों तक ये महाराणा प्रताप की राजधानी रहती है। उसके अलावा अपन बात करें तो जो महाराणा प्रताप के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था, दिवेर का युद्ध, इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस युद्ध को? तो इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। और आगे बात करें अगर अपन महाराणा प्रताप के बारे में, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे होती है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट आउट किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में हुई। चावंड में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय हुई तथा इनका दाह संस्कार बारडोली, और ये बारडोली कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर में। इनका दाह संस्कार बारडोली में हुआ, जहां 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप का देहांत हो जाता है। तो आज मैंने आपको बताया है दिवेर के युद्ध के बारे में। 1582 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया। एक तरफ मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, और प्रताप के साथ में इन्हीं के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट थे। दूसरी तरफ अकबर, और अकबर की तरफ से इस युद्ध में कौन आया? सुल्तान खां आया था। और दोनों के मध्य में ये युद्ध हुआ, और युद्ध का परिणाम ये रहा कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में विजयी रहते हैं। तो जब महाराणा प्रताप इस युद्ध में विजयी रहते हैं तो विजय के पश्चात इनके द्वारा चावंड को अपनी राजधानी बनाया गया था, जो 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप की राजधानी भी रही थी। और इस दिवेर के युद्ध के बारे में एक फेमस प्रश्न पूछा जाता है, क्या इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है? ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। कौन से युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? तो इसको घुमा फिरा के ऐसे पूछता है, अपन को याद होते हुए भी इसका आंसर गलत करना पड़ता है। तो दिवेर का युद्ध किसे कहा जाता है? मतलब मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? इसी दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। आगे बात करें तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु थी वह 19 जनवरी 1597 ईस्वी को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय हो जाती है। और इनकी जो मृत्यु थी वह इन्हीं की राजधानी चावंड में हुई। लेकिन इनका दाह संस्कार कहाँ पे किया गया था? तो दाह संस्कार इनका बारडोली में किया गया, और बारडोली में इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। और मैंने पहले आपको बता दिया था इनका जो घोड़ा था चेतक, उस चेतक की समाधि बलीचा गांव राजसमंद में स्थित है। तो इस प्रकार ये अपने मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप,
इनके बारे में जो भी एग्जाम में कहने का मतलब जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब अपन अगले मेवाड़ के शासक पढ़ेंगे और अगले शासक कौन होंगे, इन्हीं महाराणा प्रताप के प्रतापी पुत्र कौन, अमर सिंह फर्स्ट। तो अब अपन अमर सिंह फर्स्ट की चर्चा करेंगे, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की बात करते हैं। तो अगले जो मेवाड़ के शासक बने उनका नाम था अमर सिंह प्रथम, जिनके द्वारा मुगलों के साथ पहली बार संधि की गई थी। और वो संधि कब हुई थी ये बात भी कई बार पूछी जाती है, क्योंकि इन्हीं महाराणा प्रताप के ये जो पुत्र थे अमर सिंह फर्स्ट, इनके द्वारा जहांगीर के समय में शहजादा खुर्रम, या जिसको अपन खुर्रम या शाहजहां भी कहते हैं, उसके साथ में संधि की जाती है। तो अपन उस संधि की भी बात करते हैं, किस प्रकार से ये संधि होती है और कैसे इस संधि में शर्तें रखी जाती है। तो अगले जो मेवाड़ के शासक थे उनका नाम क्या था, अमर सिंह फर्स्ट। महाराणा प्रताप के बाद में जो अगले शासक बने उन शासक का नाम था अमर सिंह प्रथम। कौन शासक बने, अमर सिंह प्रथम शासक बने। तो इनके समकालीन अगर मुगल वंश के शासक की बात करें, अमर सिंह प्रथम के समकालीन मुगल वंश के शासक तो जहांगीर, और जहांगीर के पुत्र आते हैं शाहजहां, जो इनके समकालीन थे। तो अमर सिंह प्रथम इनका राज्याभिषेक चावंड में हुआ था। और ये जो अमर सिंह फर्स्ट है ये इन मुगलों के साथ में एक संधि करता है। तो उस संधि की भी अपन बात करते हैं, किस प्रकार से ये संधि होती है। तो एक तरफ तो मेवाड़ के शासक कौन, अमर सिंह फर्स्ट, मेवाड़, और मेवाड़ के शासक कौन, शासक, और शासक का नाम अमर सिंह प्रथम। और इधर बात करें अपन तो सलीम माने जहांगीर, और इसी जहांगीर के पुत्र का नाम था, इसके पुत्र का नाम था खुर्रम। क्या नाम था, खुर्रम। और खुर्रम को अपन क्या कहते हैं, शाहजहां। और इधर बात करें अमर सिंह फर्स्ट के पुत्र की, तो इसके पुत्र का क्या नाम था, इसके पुत्र का नाम था कर्ण सिंह। ये वो बीकानेर का कर्ण सिंह नहीं है जिसको अपन जय जांगलदर बादशाह की उपाधि देते हैं। तो ये तो कौन है, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के जो पुत्र हैं कर्ण सिंह, ये वो कर्ण सिंह है। तो एक तरफ अमर सिंह फर्स्ट के पुत्र कर्ण सिंह जो मेवाड़ के मेवाड़ के शासक के पुत्र थे, राजकुमार थे, और एक तरफ जहांगीर के पुत्र कौन थे, खुर्रम। और इस अमर सिंह फर्स्ट के बीच में एक संधि होती है, लेकिन होता क्या है, अमर सिंह फर्स्ट के द्वारा संधि करने से यहाँ पे इनकार कर दिया जाता है। लेकिन मेवाड़ के कुछ सामंतों और अपने पुत्र कर्ण सिंह के कहने पर, किसके कहने पर, अपने पुत्र कर्ण सिंह के कहने पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अमर सिंह फर्स्ट के द्वारा संधि करने से इनकार कर दिया जाता है। लेकिन मेवाड़ के सरदारों और सामंतों और इन्हीं के पुत्र कर्ण सिंह के समझाने पर ये अमर सिंह संधि करने के लिए तैयार हो जाता है। और संधि किसके बीच में होती है, तो संधि होती है खुर्रम और अमर सिंह फर्स्ट के बीच में। क्या होती है, संधि। और संधि कब हुई ये बात भी आप याद रखना, 5 फरवरी 1615 ईस्वी को ये संधि होती है। पहली मेवाड़ मुगल संधि हुई थी
तो पहली मेवाड़ मुगल संधि किनके मध्य में हुई? शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां और मेवाड़ के शासक अमर सिंह फर्स्ट के बीच में ये संधि होती है। तो इस संधि में क्या शर्तें रखी गई उनकी भी अपन बात कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो इस संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई उन शर्तों की अपन बात करते हैं। तो यह प्रथम मेवाड़ मुगल संधि थी। क्या थी? पहली मेवाड़ मुगल संधि थी। कहने का मतलब यह है इससे पहले जितने भी मेवाड़ के शासक हुए थे उनके द्वारा मुगलों के साथ में कोई संधि नहीं की गई थी, लेकिन ये अमर सिंह फर्स्ट ऐसा मेवाड़ का पहला शासक था जिसके द्वारा मुगलों के साथ में संधि की गई और इस संधि में कुछ शर्तें रखी गई। तो उन शर्तों की भी अपन बात करते हैं कि कैसे क्या शर्तें रखी गई। तो संधि शर्तें कौन कौन सी शर्तें रखी गई इस संधि में? तो चित्तौड़ दुर्ग वापस मेवाड़ के शासकों को चित्तौड़ दुर्ग वापस मेवाड़ के शासकों को प्राप्त हुआ, लेकिन मेवाड़ शासक इस दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकते थे। क्या नहीं करवा सकते थे? इसकी मरम्मत नहीं करवा सकते थे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है मेरा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो हालांकि मेवाड़ के शासकों को प्राप्त हो गया था, लेकिन ये इस दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकते थे। ये तो थी शर्त नंबर 1। अब अपन दूसरी बात करें तो मेवाड़ मुगल वैवाहिक मेवाड़ मुगल वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। क्या रखा गया इसमें? कब मेवाड़ के शासक और मुगल वंश के शासक आपस में विवाह नहीं कर सकते, तो ये भी इसमें शर्त बना दी गई थी। और महाराणा जो मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जो मेवाड़ के जो शासक हैं वह चाहे मतलब अपनी इच्छा से चाहे तो वह दरबार में उपस्थित हो सकते हैं, और अगर उनके आने की इच्छा नहीं है तो वो नहीं आएंगे। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। ये इस संधि की मुख्य 3 शर्तें थी। कितनी शर्तें थी? 3 मुख्य शर्तें थी। उसके अलावा टोड का क्या कहना है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कर्नल स्टार लगा के लिख देता हूं। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि
मुगल शासक ने मेवाड़ के शासक को संधि के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि मुगल शासक कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि मुगल शासक ने मेवाड़ के शासक को संधि के लिए सहमत आपसी बातचीत से किया है, न कि बल से। तो ये किसने बोला? कर्नल जेम्स टोड ने ऐसा बोला है। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं। मैं आपको अमर सिंह फर्स्ट के बारे में बता रहा हूँ। इनका राज्याभिषेक 54 में हुआ। फिर मेवाड़ के शासक और मुगल वंश के शासकों के बीच में एक संधि होती है और ये पहली मेवाड़ मुगल संधि थी। तो ये संधि मेवाड़ के शासक अमर सिंह फर्स्ट और शहजादा खुर्रम के बीच में होती है 5 फरवरी 1615 को। और इस संधि में कुछ शर्तें रखी गई। तो एक तो आप ये संधि कब हुई ये याद रखना, और किन किन शासकों के मध्य में यह संधि हुई थी ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। उसके अलावा इस संधि में शर्त रखी गई कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो वापस मेवाड़ के शासकों को दे दिया जाएगा, लेकिन वह इस दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकते। उसके अलावा इसमें क्या शर्त रखी गई कि मेवाड़ के शासक या मुगल वंश के शासक आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते, और मेवाड़ के जो शासक है वो अपनी मर्जी से मुगल दरबार में उपस्थित हो भी सकते हैं, और उनकी अगर मर्जी या वो नहीं समझते कि अपन को उपस्थित होना चाहिए तो वो उपस्थित होने के लिए बाध्य भी नहीं है। उसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने जो राजस्थान के इतिहास का पितामह है उसने भी यही कहा है कि मेवाड़ के शासकों को मुगल वंश के शासक ने आपस में बातचीत से कहने का मतलब संधि के लिए तैयार किया था, न कि बल से। कहने का मतलब किसी भी प्रकार के दबाव से यह संधि नहीं की गई थी, यह मेवाड़ के शासक ने अपनी इच्छा से की थी। तो आज की क्लास में अपन अमर सिंह फर्स्ट तक ही पढ़ेंगे। अगली जो क्लास है अपनी वो किसके बारे में लेंगे अपन? कर्ण सिंह और अमर सिंह फर्स्ट के बारे में। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज अपन इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तो अपनी अगली जो क्लास है वह कर्ण सिंह के बारे में होगी। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।